एलिफेंट इन द रूम इज एफसीआरए। अब उसका जो भी निकाले, उस पे भी 2 मास्टर स्ट्रोक थ्योरी है। पहले आप बताइए थ्योरी क्या है, उस पे भाई क्यों नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है, फिर मैं आपको 2 मास्टर स्ट्रोक थ्योरी बताता हूँ जो चली है आज पूरा दिल्ली में। जो कॉरिडोर्स ऑफ दिल्ली में 2 नैरेटिव्स चले हैं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग। भाई हमारी मास्टर स्ट्रोक थ्योरी है कि भाई देखो, जेडी वैंस ने कह दिया है कि साहब रुक जाओ थोड़ा, हमको जो है वो कुछ कर करा लेने तो देखिए आपकी जो है ये बहू ये कन्वर्ट भी नहीं हो रही है, तो थोड़ा कोशिश कर लेने तो, इसको कन्वर्ट कर लेने तो मुझे, उसके बाद कर लेना। अच्छा, ये है। ये मेरे लेटेस्ट पास थ्योरी है भाई, देखिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपकी थोड़ी लीगल एक्सपर्टीज भी चाहिए होगी। तो हम्म। जो मेरे पास थ्योरी आई है कि भाई अमित शाह जी कहाँ हैं इतने दिनों से। अमित शाह जी के ऊपर आज तो इन्होंने नारे, पूरे प्लेकार्ड्स चला दिए, लापता अमित शाह आओ जवाब दो, इस्तीफा दो, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। तो अब थ्योरी ये आई है कि अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ बंद है कमरे में, और वो ओहो, डिस्कस कर रहे हैं कि बड़े लीगल चैलेंजेस आने जा रहे हैं एफसीआरए पे। क्यों भाई? लीगल चैलेंजेस ये आने जा रहे हैं कि भाई हम्म। ये उल्लंघन है 2-3 आर्टिकल्स का। एक है आर्टिकल 300 समथिंग डी या समथिंग, कि भाई आप एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा एसेट्स को सीज कर लेंगे या टेक ओवर कर लेंगे, तो ये हनन है। एक तो ये है बहुत बड़ा पॉइंट जो भाई वो उठा। कैसे है? मैं तो जितने क्रिमिनल लॉज हैं उनमें से आपके ये जो बड़े क्रिमिनल बड़े कहाँ हुआ? क्रिमिनल लॉज उनमें सब ये में है ये ये। ये इनका आर्गुमेंट है, क्रिमिनल कैसे हुआ ये? जस्ट बिकॉज एफसीआरए नहीं रिन्यू। मैं 2-3 सुन लीजिए, फिर आप आराम से इसका पूरा का जवाब दीजिए। दूसरा आपने रोक लगाई है, जो बिल है ओरिजिनल, उसमें यह है कि यू कैन नॉट कमेंट ऑन पॉलिटिकल मैटर्स एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट, और ये सब पूरी चीज करी है आपने। एज पर आर्टिकल 19(1)(a), आई थिंक यू हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। आप एसोसिएशन 19(1)(a) इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसी में है ना, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उसी में आती है। नहीं, फ्रीडम ऑफ उसमें नहीं। एसोसिएशन किस में आती है? इसी में आती है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही का तो एक फ्रीडम ऑफ पार्ट है वो। एसोसिएशन इज 19(1)(c). 1C होगा, मैं 1A बोल रहा हूँ। 1C। तो नाउ द अदर थिंग इज कि हाउ कैन यू स्टॉप अस फ्रॉम कमेंटिंग ऑन थिंग्स। तो अब मास्टर स्ट्रोक थ्योरी ये है कि मोदी जी, अमित शाह जी बहुत ठंडा करके खाते हैं, और लीगल चैलेंजेस को कोई ना हो इसलिए बड़ा फुल प्रूफ बना रहे हैं इसको। जैसे फुल प्रूफ लेके ये 370 आए थे, फुल प्रूफ लेकर के ये वक्फ लेके आए, जिसको चैलेंज हुआ भी तो सरवाइव कर गए। तो अब एक लीगल थ्योरी आई है सर, आज बहुत डिस्कस हो रही है, ये बहुत वाइडली डिस्कस हो रही है इन दिल्ली। तो आप क्या देखते हैं सर इसका मेरिट? पहले तो मुझे ये बताइए लीगली। इसमें क्या है भाई? दोनों में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा, एक तो मैं इसलिए है क्योंकि 19(1)(c) पे हमने बहुत फाइट किया हुआ है, बहुत फाइट किया हुआ है। अच्छा। और उसका बैकग्राउंड ये है कि 19(1)(c) पे यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एक्ट बना था। उसमें जो एसोसिएशंस थी उनका ट्रांजिशन करवाया गया था। वो सारे मेरे दिमाग की उपज थी, पूरी ड्राफ्टिंग भी मेरी थी उस स्पोर्ट्स एक्ट की। तो उसमें ये आया था कि साहब के 19(1)(c) इसमें हिट होगा, आप जो है वो एसोसिएशंस को बाध्य नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली नतीजा ये निकला, जो बाद में कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया, उसमें ये था कि भाई you have the freedom to form an association. हम्म। That is a fundamental right. हम्म। लेकिन the object of that association, हम्म। the object of that association is not a fundamental right. Example, आपने एक एसोसिएशन बनाई है LGBTQ की, और उसमें आपने लिखा all LGBTQ shall be members of this association. Now, this cannot be a fundamental right. You can form an association. You cannot say all will be under you. That object is subject to basic law. Okay. तो इसलिए you can form any kind of association you want, any form of society. You can register any trust. You can register any charity under the Companies Act Section 8. All that you can do. लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो लीगैलिटी और इलीगैलिटी है वो कॉमन लॉ से तय होगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से। जय श्री राम। सत्यनारायण की कथा समाप्त हुई।
चलिए अच्छी बात है, हो सकता है यही सब चर्चा हो रही हो। सुनिए अरे तो मुझको बुला लो भाई, हमने तो हाँ। इसके ऊपर बहुत काम किया है, बहुत इसी पे पर्टिकुलर इसके ऊपर। फिर रीजनेबल लॉज एसोसिएशंस कैसी बनेंगी, उसके क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बता देता हूँ। नंबर 1, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है साहब, ये है 3। और पब्लिक ऑर्डर, दोनों हैं। यही आपके पीसेबल असेंबली में भी आ जाएगी, सेम चीज, उसमें तो मॉरलिटी भी आ जाएगी। तो पब्लिक ऑर्डर, सॉरी यही तो है, सब क्लॉज सी 3, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सब गई ना, क्लॉज सी। पब्लिक हाँ, ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ होता था क्या? इंडिया और क्या इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, ये 3 है साहब। ये आर्टिकल 19(1)(c), ये जो राइट टू एसोसिएशन है उसमें। तो भाई साहब कौन सा नहीं लगा सकते, जो भी लगाए हैं उसमें से सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर आप अफेक्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं लगाएंगे, तो ये बहाना है फिर, बताइए। क्या समझा जाए फिर? ये बहाना है लैक ऑफ स्ट्रेंथ का? एक बिल्कुल लैक ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, मैं तो सीधे सीधे देखो भाई, क्या है कि कुछ पार्टीज जो कि आपके साथ विमेन्स रिजर्वेशन पे वोट करने को तैयार है, ये दूसरी वो ये थ्योरी। कह रही है कि यार एफसीआरए पहले कर दोगे तो हमें प्रॉब्लम है। डीएमके, शरद डीएमके पवार पार्टी, प्रिंसिपली, शरद पवार। डीएमके प्रिंसिपली डीएमके हम्म इसलिए क्योंकि एफसीआरए पे तो हमको वो करना ही पड़ेगा। आप पहले इसको करके फिर बाद में करोगे तो हम धोखा धोखा चिल्ला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से जब मेरा जो ये है कि ये है, अब आप बताइए और कौन सी थियरी है? नहीं, दूसरी यही है, दूसरी मेन चीज यही है कि बहुत ओपन पार्लेज हो रहे हैं इनके डीएमके वालों से, शरद पवार की पार्टी से, कि भाई हम फिर डिलिमिटेशन कर लेते हैं, पहले एफसीआरए छोड़ देते हैं, कहते हैं माहौल अच्छा नहीं था अभी देश का, 4D चेस बाद में लाएंगे इसको, पहले नहीं लाए क्योंकि चुनाव था तमिलनाडु और केरलम में। एक अभी बात और भी देश है, का एक माहौल बात और देखते भी है हैं। मैं मुझे अब थोड़ा सा, क्योंकि 4D चेस है ना, तो 4D चेस में मुझे ये अब ये लग रहा है कि FCRA was a bogey, because if you really look at the FCRA Amendment Act, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दूसरे लॉस के माध्यम से नहीं की जा सकती। नहीं, बट फिर भी इट वाज मैं स्टिल। बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको दूसरे लॉस के साथ में, कि आप अगर किसी ने FCRA का उल्लंघन करके और फंड्स प्राप्त किए किसी और चीज के लिए और यूटिलाइज किसी और चीज में कर लिए, तो इसमें भाई साहब ईडी भी आ जाएगी, और ईडी के पास आपकी प्रॉपर्टी जब्त करने के पूरे अधिकार हैं। तो इसको क्यों इतना पुश किया गया, इसको इतना पुश किया गया कि लोग बाग कहें कि भाई इसको थोड़ा रहने दो, हम पहले आपका इसमें मदद कर देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। नहीं, इसमें ये भी तो है ना सर कि अब आप पर्पस ऑफ एनजीओ जो है आपका, जो अभी तक बड़ा आर्बिट्ररी सा होता था और प्रोजेलिटाइजेशन पे साइलेंट था, अब ये भी तो एक क्लैरिटी आप ला रहे हो कि आपका रिन्यू नहीं होगा, प्रोजेलिटाइजेशन कैंसिल, फिर आप कुछ ब्रॉडकास्ट वो तो आ गया ना, रूल्स में ऑलरेडी आ गया, वो तो ऑलरेडी रूल्स में आ गया, ठीक है। फिर सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको घोषित करना, कई चीजें हैं, मतलब यू मीन टू से बिना लॉ लाए भी दे आर ऑल एप्लीकेबल नाउ, वो पूरी चीज घुमा के, डायरेक्ट नहीं तो घुमा के किया जा सकता है, बट क्योंकि मैसेज तो आपके बड़ा वीक जाएगा वेबसाइट पे ना। आप उल्टा पुल्टा काम करते हैं तो आईटी एक्ट है ना आपके पास ऑलरेडी करने के लिए। वो ठीक है सर, बट फिर मतलब फिर तो ये एक तरह से लेकिन सकम लेकिन करना नहीं हुआ, तो कैपिटुलेशन हुआ। सकम हाउ डू यू करना सी भी इट? तो देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ आप सकम कर रहे हो, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि भैया कीप योर थिंग्स क्लियर, और जो कर सकते हो उसको कर करा के खत्म करो, और उसके बाद यू पुट अ फेथ अ कॉम्प्लाई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लेकिन भाई 4D चेस तो 4D चेस है ना, तो 4D चेस को समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं।